हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू। यदि आपको देयर का प्रयोग सीखना है, इंग्लिश में देयर का प्रयोग लिखा गया है THERE, इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर का प्रयोग। तो देखिए, देयर का प्रयोग यदि आपको अंग्रेजी में सीखना है, बहुत सारे स्टूडेंट को देयर का प्रयोग समझ नहीं आता है। यदि आपको आज पूरा देयर का प्रयोग सीखना है ना, तो आज आपको यह पूरी क्लास को देखना होगा। देखिए, देयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? देयर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं ना, जहां पर कर्ता नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्ता। कर्ता देखिए क्या होता है? कर्ता का मतलब ध्यान से देखना है। कर्ता, कर्ता को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? हाँ, कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो जिस वाक्य में कर्ता न हो, जिस वाक्य में कर्ता न हो, तो जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। कर्ता का मतलब क्या है? कर्ता का मतलब यह होता है, जैसे दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब यह आपको पढ़ाया गया है। तो दिस मतलब यह, दिस क्या है? कर्ता है। दिस क्या है? कर्ता। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, दे, वी। तो जिन वाक्यों में यह सब नहीं रहेगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। जैसे आप एग्जाम्पल माध्यम समझिए। पहला नंबर देखिए, यदि दिस है, जैसे दिस हो गया, उसके बाद क्या होता है? दैट, उसके बाद दीज, ध्यान से देखते रहिए। अगला नंबर क्या है? दोज, इन्हें कर्ता कहते हैं। जैसे ही, उसके बाद सी, ईट, नेम मतलब किसी का नाम हो गया। अगला नंबर जैसे आई, यू, दे, उसके बाद वी। तो दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये या ये सब, दोज का मतलब वे या वे सब, ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब यह होता है या इट का हिंदी भी नहीं होता है, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, वी का मतलब हम। तो जैसे यदि वाक्य में यह सब है, जैसे कैसे? जैसे लिखा है यह एक कलम है। क्या लिखा गया है? यह एक कलम है। तो अगर यदि आपसे पूछा जाए यह एक कलम है, इसमें कर्ता क्या है? कर्ता, कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो कर्ता क्या है? तो यह आपको बताएगा ना, इन्हें यह, वह, ये, वे, वह, यह, नेम का मतलब नाम, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, वी का मतलब हम, इन्हीं को कर्ता कहते हैं। तो बताइए इसमें यह क्या है? कर्ता। यह एक कलम है, इसका बन जाएगा ट्रांसलेशन, दिस इज एक कलम। तो ए लिखेंगे पेन। तो दिस इज अ पेन मतलब यह एक कलम है। दैट इज अ पेन, वह कलम है। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। आपको यह सब पढ़ाया गया है। तो बताइए इसमें कर्ता था, इसमें कर्ता क्या है हमारा? यह है। तो जब कर्ता है तुम्हारा ट्रांसलेशन हो गया। तो लेकिन देयर का प्रयोग वहां पर करेंगे जिसमें कर्ता नहीं होगा। कैसे? यदि हम यह को हटा दें, क्या हटा दें? यह। जैसे अगर यह को हटा दिया गया, तो यह का इंग्लिश दिस होता है, और दिस को हम क्या कहते हैं? कर्ता। बताइए जब यह था तो दिस इज अ पेन। अब एक कलम है, एक कलम है। अब पूछा जाए इसमें कर्ता क्या है, तो कर्ता नहीं है, क्योंकि यह जो सामने था, यह या वह, उसे हटा दिया गया ना। जब कर्ता हट गया तो क्या बचेगा? एक कलम है, एक घर है। जब ऐसा आ जाए, अब उसमें कर्ता नहीं है। इसमें कर्ता है क्या? इसमें तुम लिखा है, मैं लिखा है, वह लिखा है, यह लिखा नहीं। जब कर्ता नहीं होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग। तो चलिए आप लोग साथ में लिखिए देयर का प्रयोग कहां पर करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे कि देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग देयर का प्रयोग वहां पर किया जाता है, वहां पर किया जाता है चलिए, देयर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जिस वाक्य में कर्ता का अभाव होता है, अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है कि कर्ता नहीं है। जैसे कहा जाए कि यहाँ पानी का अभाव है, पानी का अभाव है, तो अभाव का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कह दिया जाए कि पानी का अभाव है, मतलब पानी बहुत कम है, पानी अब खत्म हो गया है। अभाव का मतलब होता है कोई चीज नहीं है। तो देयर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जिस वाक्य में, यहाँ पर लिखा जाएगा में, जिस वाक्य में कर्ता का अभाव होता है। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता नहीं होता है
वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो अभाव का मतलब यही होता है कि वह नहीं है। चलिए उसके बाद ऐसे वाक्यों में देयर का कोई हिंदी नहीं होता है। चलिए अगला नंबर क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि ऐसे वाक्यों में देयर का कोई हिंदी नहीं होता है। देयर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जिस वाक्य में कर्ता का अभाव होता है, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता नहीं पाया जाता है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग। किसका प्रयोग? देयर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान दीजिए, देयर के साथ में आप इज, एम, आर सभी कुछ लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको क्या देखना है कि देयर के साथ में सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, उसके बाद हम लिख सकते हैं इज, आर। एम कब लगता है? एम आई के साथ लगता है। जो होता है एम हमेशा किसके साथ लगता है? आई। जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं, तो एम तो आई के साथ लगता है, लेकिन देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं और वर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लगा सकते हैं विल बी। क्या लगा सकते हैं? विल बी। देयर के साथ में आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे वाक्यों में देयर का कोई हिंदी नहीं होता है। ये लिखा गया है ना, ऐसे वाक्यों में देयर का कोई हिंदी नहीं होता है। यहां लिखा गया है देयर प्लस इज, आर, वाज, वर, विल बी। यहां पर किसी भी का प्रयोग हो सकता है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद हम ए लिख सकते हैं, ए या एन। उसके बाद हम लिखेंगे नाउन। उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड। देखिए यह क्या होता है, पहला नंबर आपको समझना है। देयर, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी प्लस ए या एन, नाउन, उसके बाद अदर वर्ड। नाउन का मतलब नाम। ध्यान से देखते रहिए। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे यदि आपसे कहा जाए कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। अब देखिए यह एक कलम है, तो इसका तो ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज अ पेन, क्योंकि यह इसमें क्या है? कर्ता है। यह क्या है? सब्जेक्ट। यह का इंग्लिश दिस है और दिस हमारा क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन जिस वाक्य में सब्जेक्ट ना हो, अर्थात यह नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखा होगा एक कलम है। एक कलम है, अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे एक का ए, कलम का पेन, है का क्या होता है? इज। अगर ऐसा बनाएंगे एक कलम है, ए पेन इज, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? गलत माना जाएगा। अब कैसे हम प्रयोग करेंगे? एक कलम है तो सबसे पहले हम लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे? देयर। अब देखिए कलम कितना है? एक। जब एक वचन हो तब क्या लगाइए? इज। तो देयर इज एक कलम, अ पेन। देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन एक कलम है। जैसे दो कलम है, क्या लिखा होता? दो कलम है। ध्यान से देखिए, दो कलम है। अब इसमें इज नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि एक से अधिक हो गया ना। जो चीज एक होता है उसे एक वचन कहते हैं, एक वचन साथ इज और बहुवचन के साथ आर। दो कलम है, अब देयर इज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। देयर आर, एक रहता तो इज, अब दो है या दो से अधिक तब आर। देयर आर, दो का इंग्लिश होता है TWO, और पेन का मतलब कलम, लिखेंगे पेन्स, क्योंकि जब एक कलम होता है पेन, जब दो या दो से अधिक आ जाए अंत में क्या जोड़ना है? पेन्स हो जाता है। दो कलम है, देयर आर 2 पेन्स। तीन कलम है, देयर आर 3 पेन्स। चार कलम है, देयर आर क्या हो जाएगा? 4 पेन्स। तो एक रहेगा तब इज, और दो या दो से अधिक हो तब क्या हो जाएगा? आर। एक वचन के लिए इज, और बहुवचन क्या होता है? बहुवचन का मतलब जब दो हो जाए या दो से अधिक तब बहुवचन हो जाता है, और बहुवचन के साथ हम क्या लिखते हैं? आर। अब देखिए अंत में यदि था है, क्या लिखा है? था। जैसे एक राजा था, एक कलम है, अब कैसे कह दिया जाए? एक राजा अगर है, ध्यान देखिए, एक राजा है, पहले है वाला देखिए तब था वाला।
एक राजा है, तब देखिए एक राजा है, अगर यहां पर होता कि वह एक राजा है तो वह एक राजा है का इंग्लिश हो जाता कि दैट इज अ किंग, या वह एक राजा है ही इज अ किंग, वैसे ट्रांसलेशन होता है। लेकिन इसमें वह यह कुछ नहीं है, इसमें कर्ता नहीं है। जिसमें कर्ता नहीं होता है हम प्रयोग किसका करते हैं, देयर। लिखेंगे देयर इज एक राजा, तो एक का इंग्लिश ए लिखेंगे, राजा का हम लिखेंगे KING किंग। देयर इज अ किंग, एक राजा है। दो राजा हैं, देयर आर टू किंग्स, अगर दो राजा हैं तो देयर आर टू किंग्स। अब देखिए है अगर रहता है, अगर अंत में है तो इज का प्रयोग करिए या आर का, लेकिन अगर अंत में था है तो किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वर का। कैसे, ध्यान देखिए, एक राजा था, एक राजा था, अगर अंत में था आ जाए, अब किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वर का, वाज या वर का। लिखेंगे देयर, देयर। अब बताइए एक राजा, तो एक राजा एक वचन है ना, तो जब एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करिए, किसका, वाज। देयर वाज ए किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। दो राजा थे, यदि दो रहता, क्या रहता, दो, दो राजा थे, चलिए दो राजा थे। अब लिखा जाएगा देयर, जब दो या दो से अधिक हो तो बहुवचन हो जाता है, और था के लिए अंत में था या थे हो तो वाज वर का प्रयोग किया जाता है। एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। इसे क्या पढ़ेंगे, वर। देयर वर टू किंग्स, KING अंत में लगा दीजिए यस। देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वर टू किंग्स, दो राजा थे, दो राजा थे। चलिए उसके बाद और कैसे हम बनाएंगे, विल बी का प्रयोग कब करेंगे, जब अंत में गा लिखा हो। जैसे जैसे एक राजा होगा, एक राजा होगा, अंत में यदि गा लिखा है तो विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एक राजा होगा, एक राजा होगा, देखिए एक राजा होगा, अंत में यदि गा लिखा हो तो किसका प्रयोग करेंगे, विल बी। किसका प्रयोग, विल बी। एक राजा होगा, अब लिखेंगे देयर, देयर विल बी अ किंग। ऐसे ही आपको हमने सभी बता दिया कि इज का प्रयोग कब करेंगे, आर का प्रयोग कब करेंगे, वाज का, वर का और विल बी का प्रयोग कब करेंगे। उसके बाद ए या एन लिखना है। इसी प्रकार को आपको क्या करना है, सभी सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए इतना लिखिए, उसके बाद अभी हम और क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। अभी हमें और एग्जाम्पल सीखना है कि देयर का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है एक राजा था, देयर वाज अ किंग, दो राजा थे, देयर वर टू किंग्स, एक राजा है तो देयर इज अ किंग। ऐसे जैसे आपसे कहा जाए एक शेर है, क्या कहा जाएगा, एक शेर है। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एक शेर है, एक शेर है अगर अंत में तो क्या लगाएंगे, इज। एक शेर है तो हो जाएगा देयर, देयर, उसके बाद लिखेंगे इज, देयर इज अ लायन, लायन मतलब क्या हो गया, शेर। एक शेर है, देयर इज अ लायन। दो शेर है, देयर आर टू लायंस, जब दो या दो से अधिक हो तो आर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इन्हीं सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को अब क्या करेंगे, आपके बुक में, आपके एग्जाम में ऐसे वाक्यों को थोड़ा लंबा करके पूछा जाएगा, ऐसे वाक्यों को थोड़ा बड़ा करके पूछा जाएगा। कैसे, जैसे एक शेर है, इस वाक्य को ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे कि जंगल में एक शेर है। ध्यान से देखिए, इस वाक्य को ऐसे पूछा जाएगा कि जंगल में एक शेर है। चलिए जंगल में एक शेर है, जंगल में एक शेर है, तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसलेशन बनाइए। सबसे पहले आप किसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, एक शेर है, किसका बनाइए, एक शेर। बताइए एक शेर है, इसका हो जाएगा देयर इज अ लायन, देयर
इज अ लायन। अब देखिए जंगल में, इसका बना दीजिए इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मतलब इन द मतलब क्या होता है, में, और फॉरेस्ट का मतलब जंगल। तो हो गया जंगल में क्या इंग्लिश, इन द फॉरेस्ट। तो सबसे पहले आप यही बनाइए, एक शेर है, देयर इज अ लायन, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ऐसे बना, जैसे एक स्कूल है, ध्यान से देखिए, एक स्कूल है, एक स्कूल को हम कहते हैं विद्यालय, चाहे आप विद्यालय कहिए चाहे स्कूल। तो एक विद्यालय है या एक स्कूल है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्कूल। क्या हो जाएगा, देयर इज अ स्कूल। अब देखिए, लेकिन कैसे पूछा जाता है इस वाक्य को, ऐसे पूछा जाता है कि मेरे गांव में एक स्कूल है या मेरे गांव में एक विद्यालय है। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि मेरे गांव में, चलिए मेरे गांव में एक विद्यालय है। चलिए इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है कि मेरे गांव में एक विद्यालय है। मेरे गांव में एक विद्यालय है, सबसे पहले आप बनाएंगे एक विद्यालय है, किसका ट्रांसलेशन, एक विद्यालय है। चलिए एक विद्यालय है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि देयर इज अ स्कूल। देयर इज अ स्कूल। मेरे गांव में, देखिए गांव में क्या इंग्लिश होता है, इन द विलेज। जैसे कहां पर है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, गांव में, इन द विलेज। लेकिन मेरे का इंग्लिश होता है माई। माई का मतलब मेरा या मेरे। जब मेरे गांव में, तो इसका ऐसे हो जाएगा, इन, अब द नहीं लिखेंगे, द के स्थान पे माई, इन माई विलेज, इन माई विलेज, VILLAGE। तो हो गया इन माई विलेज, मतलब माई मतलब मेरा, विलेज मतलब गांव, इन मतलब में, मेरे गांव में। तो हो गया मेरे गांव में एक विद्यालय है, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। मेरे गांव में दो विद्यालय हैं, देयर आर 2 स्कूल्स इन माई विलेज। मेरे गांव में 3 विद्यालय हैं, देयर आर 3 स्कूल्स इन माई विलेज। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, और सेंटेंस। जैसे देखिए आपके टेस्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि पेड़ पर पक्षी है, पेड़ पर, हाँ, पेड़ पर पक्षी है, पेड़ पर पक्षी है। अब देखिए पेड़ पर पक्षी है, यदि प्रश्न में आप प्रश्न को यह भी देखा करिए, जैसे पेड़ पर पक्षी है, अब बताइए इसमें पेड़ पर एक पक्षी है कि 2 पक्षी है, कहा गया है कुछ नहीं। कैसे जानेंगे, इज लगाएंगे कि आर, तो पेड़ पर पक्षी है। आप वाक्य में, जब आप इसे किताब में हल कर रहे हैं प्रश्न, यहां पर यदि एक बिंदु लगा है तो इसका मतलब पेड़ पर पक्षी हैं का मतलब अब बहुत सारे हैं। यदि यहाँ पर बिंदु नहीं लगा गया है, इसका मतलब एक पक्षी है। पेड़ पर पक्षी है मतलब एक ना, जब यहाँ पर बिंदु लग जाता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, वह बहुवचन हो जाता है। तो पेड़ पर पक्षी है, यदि यहाँ पर बिंदु नहीं है तब हमारा एक वचन माना जाएगा। यदि यहाँ पर बिंदु एक लग जाएगा तो क्या माना जाएगा, बहुवचन। चलिए सबसे पहले बनाएंगे हम, पक्षी है तो क्या बनाएंगे, लिखेंगे देयर। ध्यान से देखिए, देयर इज अ बर्ड, क्योंकि यहाँ बिंदु नहीं है तो क्या माना जाएगा, सिंगुलर। क्या माना जाएगा, सिंगुलर। तो देयर इज अ बर्ड। अब चलिए पेड़ पर लिखेंगे कि ऑन ट्री। क्या लिखेंगे, ऑन ट्री। चलिए जैसे हमारा एग्जाम्पल यदि लिखा होता कि पेड़ पर पक्षी हैं, यहां पर है के, यहां पर यदि बिंदु लगा होता तब आप जान जाएंगे वह क्या है, बहुवचन। चलिए पेड़ पर पक्षी है, अब लिखेंगे देयर। क्या लिखेंगे, देयर आर, अब आर लिखना हो, देयर आर बर्ड्स। क्या लिखेंगे, देयर आर बर्ड्स, क्योंकि पक्षी बहुत सारे हैं। इसी से पता चलता है के अंत में बिंदु जब लग जाता है उसी से हम पकड़ लेंगे, वह बहुवचन हो गया। तो पेड़ पर पक्षी है एक वचन, पेड़ पर पक्षी हैं बहुवचन। देयर आर बर्ड्स, पेड़ पर, ऑन ट्री, ऑन ट्री। तो हो गया ऑन ट्री का मतलब पेड़ पर। चलिए जैसे और आपको ध्यान देना है, जैसे कि मेरे जेब में पैसे हैं, मेरे जेब में
पैसे। अब देखिए उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चलिए इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है कि मेरे जेब में पैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे पैसे हैं, तो पैसे हैं का हम बनाते हैं देयर इज मनी, देयर इज पैसे हैं, इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे देयर इज मनी। अब देखिए मेरे जेब में इसका हो जाएगा इन माई पॉकेट। जैसे मेरे गांव में इन माई विलेज, यहां पर लिखेंगे इन माई पॉकेट, मतलब क्या होता है जेब, ऐसे बनाएंगे। तो देयर इज मनी इन माई पॉकेट, मेरे जेब में पैसे हैं। चलिए अगला नंबर जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे कहा जाएगा कि तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। चलिए देख लीजिए, तालाब में मछली है। अब देखिए तालाब में मछली है, यहां पर बिंदु लगा है, ऐसे लिखा होगा आपके बुक में, ऐसे लिखा होगा कि तालाब में मछली है, यहाँ पर बिंदु लगा है। इससे हम जान जाएंगे तालाब में एक मछली तो नहीं होता है, तालाब में बहुत सारी मछली है, यहाँ पर बिंदु जरूर लगा होगा, तालाब में मछली है। अब बनाएंगे देयर आर, क्या हो जाएगा फिशेस, देयर आर फिशेस, देयर आर फिश मतलब मछली, लेकिन देयर आर फिशेस तालाब में। इन द पॉन्ड, इन द और POND, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब और रिवर का मतलब नदी, रिवर का मतलब नदी। तालाब में मछली है, देयर आर फिशेस इन द पॉन्ड। चलिए अगला नंबर टोकरी में फल है। अगला नंबर कहां पर देखेंगे, चलिए ऊपर देख लीजिए, यहां पर चलिए एक और एग्जांपल देखिए, टोकरी में फल है, टोकरी में फल है। देखिए टोकरी में फल है, तो टोकरी में तब सबसे पहले हम बनाएंगे फल है, किसका बनाएंगे, तो फल है देयर इज फ्रूट, देयर इज फ्रूट मतलब क्या होता है, फ्रूट मतलब फल, देयर इज फ्रूट मतलब फल है। टोकरी में लिखेंगे इन द बास्केट, बास्केट का मतलब टोकरी, टोकरी में फल है, देयर इज फ्रूट इन द बास्केट, टोकरी में फल, यहां पर अगर बिंदु लगा है, यहां पर बिंदु, तो देयर आर फ्रूट्स क्या हो जाएगा, टोकरी में फल, यहां पर बिंदु लगा, टोकरी में फल हैं, तो देयर आर फ्रूट्स इन द बास्केट। तो देयर का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, जिन वाक्यों में कर्ता नहीं होता है वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं।